हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, या इसका शॉर्ट टर्म है एआई। हम लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं सुनते हैं अपने समाज में, और कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा हमने सब ने इसको अपनी ज़िंदगी में। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके क्या महत्व हैं हमारी समाज में, क्या प्रगति हो सकती है, क्या और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हानियाँ हैं। इन सभी पहलुओं पे आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने ऑडियो लेक्चर को। तो जैसे हम जानते हैं कि वर्तमान समय जो एआई है उसकी पहुंच लगभग हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। चाहे उद्योग हो, सामाजिक हो, कार्य हो, या शिक्षा हो, या चिकित्सा हो, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि हमारे आम जीवन में, घरेलू जीवन में भी आजकल इसका यूज़ होने लगा है। हम लोग देखते हैं ना, जैसे वॉइस कंट्रोल से पंखा चल जाता है या टंकी बंद हो जाती है, हम अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं कई सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मतलब एआई की ही देन है। तो हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि मतलब एआई से ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जो अछूता रह गया हो, और पूरा विश्व लगभग इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। ठीक, सब जगह पे इसका इम्पैक्ट है आज के ज़माने में। अब प्रश्न ये उठता है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। तो इसकी शुरुआत लगभग 1950 के दशक में हुई थी। एक वैज्ञानिक थे, जॉन मैकार्थी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसका सरल शब्दों में अर्थ ये है कि कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, या मतलब हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को इस तरीके से बेस किया जाना कि वो बिल्कुल मानव के मस्तिष्क की तरह काम करे। उसका बेस डिज़ाइनिंग होगी वो बिल्कुल ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग होगी, कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है, कैसा सोचती है, क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं। ठीक, तो वो उसके प्रोग्राम पे बेस्ड एक तरीके से नेचर होता है एआई का। ठीक है। फिर और अब प्रश्न ये उठता है कि मतलब इसको लेके भारत में क्या प्रयास किए गए हैं। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम ये कह सकते हैं कि नीति आयोग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मिलकर की जाती है। और नीति आयोग द्वारा एक कार्यक्रम भी एक वर्ल्ड वाइड मतलब भारत लेवल पे चलाया गया था, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनएआईपी कहते हैं, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। ठीक है। और इसी के साथ में भारत सरकार ने अपने 7 सूत्री एजेंडा में भी इसका काफ़ी जिक्र किया है कि इसके क्या पहलू हो सकते हैं। बाकी बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाती रहती है सरकार जो इनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे डिजिटल भारत या डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है। और रक्षा क्षेत्र में इसका काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। ठीक है। स्मार्ट फेंसिंग या जीपीएस ट्रैकिंग, या अपने मतलब जो कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो तैयार ड्रोन हैं इस समय, वो काफ़ी हद तक सुरक्षा तकनीकी में बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे बिंदु ऐसे हो सकते हैं जो मतलब हमारी जीवन को और सरल बना सकते हैं इस क्षेत्र में। ठीक। और अब इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे इसके लिए विकसित आधारभूत संरचना का होना चाहिए, विकसित विधियाँ होनी चाहिए इसको और डेवलप करने के लिए, और एआई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक साथ समाहित करना चाहिए ताकि इसका और तेज़ी से विकास हो सके। ठीक। और एआई बेस्ड सिस्टम की जो है सुरक्षा रणनीति बहुत कठोर होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना मतलब साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो उनको लेके काफ़ी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। और एआई के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए ताकि हम इसको और प्रभावी बना सकें। ठीक। और एआई का समय समय पे मूल्यांकन भी ज़रूरी है, और नई अपडेट्स भी ज़रूरी हैं ताकि वो कहीं पीछे ना रह जाए या कुछ हार्म ना करे इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है। और एआई को लेके हमेशा एक हम शब्द सुनते रहते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि टेक्निकल सिंगुलैरिटी, या तकनीकी एकलता। तो इसके क्या मायने हैं। तो इसके मायने ये हो सकते हैं, जैसे भविष्य में वैज्ञानिकों का मानना है जो एआई है वो मानव मस्तिष्क से भी काफ़ी तेज़ी से काम करेगा। मतलब हालांकि मानव ने ही एआई का डेवलपमेंट किया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे तेज़ी से, आजकल देखिए कुछ भी आपको चाहिए हो तो एआई चैटबॉट है, उस पर डालिए, आपको तुरंत बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट मिलते हैं। या कुछ भी आपको चाहिए हो, किसी की भी तस्वीर चाहिए हो, आज की, आज से 10 साल पहले की, आज से 10 साल बाद की, हज़ारों साल पहले की, हज़ारों साल बाद की, तो वो हमेशा मतलब एक डेवलपमेंट है वो इस क्षेत्र में। ठीक। और कहने का मतलब ये है कि एआई के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है।
और माना भी जाता है कि 2045 तक ये जो एआई बेस्ड मशीन्स हैं, इनको स्वयं को सुधार करने में भी कोई हिचक नहीं होगी, वो खुद ही ख़राब होंगी, खुद को ही सही कर लेंगी, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा मानना है। ठीक है। और भारत में भी एआई की बहुत सारी संभावनाएं हैं और क्या स्थितियां हैं इनकी, संभावनाओं और स्थिति पे कुछ पॉइंट्स हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एआई भारत में अभी शैशवावस्था में ही है, ठीक, क्योंकि अभी बस डेवलपमेंट शुरू हुए हैं इसमें। बाकी देशों में काफ़ी आगे हैं, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस हमसे बहुत आगे हैं। भारत में अभी ये बहुत चाइल्डहुड स्टेज में ही है, और जिनको लेके काम किए जाने की आवश्यकता है हर क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया हो, एजुकेशन, मेडिकल, साइंस एंड टेक। और हम ये कह सकते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल भी दे सकते हैं कि कोविड के टाइम में जब एक आदमी दूसरे आदमी के पास जाने के लिए, उनका इलाज करने के लिए नहीं खड़ा हो रहा था, हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर उनकी केयर करने के लिए जब कोई खड़ा नहीं हो रहा था, उनके परिवार वालों ने साथ दे दिया था, तब इसके माध्यम से हम लोग उनकी केयर एंड वो सारी चीज़ें प्रोसेस कर सकते थे, अपने मानव जीवन की सुरक्षा कर सकते थे। एआई एक बहुत बेहतर टूल साबित हो सकता था उसमें। और शिक्षा क्षेत्र में भी उस समय जो पाबंदियाँ थी, उनको एआई के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा सकता था, और इसका प्रयास किया भी जा रहा है लगातार। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम में हम लोग इसका कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि जुडिशियल का जो डिजिटलाइजेशन है, उसमें एआई का बहुत बेहतर तरीके से यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक। और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक में इसका बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। मेडिकल टर्म्स में अभी मैंने बताया कोविड के टाइम पे क्या कर सकते थे, और बाकी अब अंग प्रत्यारोपण और इन सब में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसके द्वारा सरकार को भी बहुत लाभ मिल सकता है, गुड गवर्नेंस बेहतर हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है एआई के माध्यम से, और बहुत हेल्पफुल टूल है ये हमारे लिए आगे आने वाले भविष्य में, क्योंकि गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे आने वाले विश्व में। ठीक है। और एआई को लेके जल्दबाजी ठीक नहीं है अभी। हम ये नहीं कह सकते कि एआई बहुत डेवलप हो चुका है, इसको तुरंत, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। तो अभी इसको लेके तुरंत कमिटमेंट करना भी ठीक नहीं है, जल्दबाजी करना किसी भी क्षेत्र में ठीक नहीं होता है। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है, जो इसके लिए नियम और कायदे बनाए, इसको कंट्रोल करे, इसके ऊपर मॉनिटरिंग करे, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन सब सारे पहलुओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक। और क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि आजकल जो साइबर अटैक्स और हैकर्स जो हर सिस्टम को हैक करने और साइबर अटैक्स जैसी घटनाएं घटित होती हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं हमें इनके साथ सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है, कि ताकि हमारे सिस्टम क्रैश ना हो इन सब चीज़ों से लेके। अगर हम सुरक्षा में इनका यूज़ करें तो हमारी सुरक्षा खतरे में ना पड़े, या मेडिकल टर्म्स में यूज़ करें तो वो किसी की जान खतरे में ना पड़े, या शिक्षा में हम इसको सकारात्मक तरीके से किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसको लेके मतलब हमेशा मार्केट में ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो किस तरीके से, मतलब ये बेरोज़गारी तो नहीं बढ़ा देगा, लोगों के रोज़गार तो नहीं छीन जाएंगे, लोग क्या करेंगे अगर सब काम मशीन ही कर लेगी। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब हर चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सकारात्मक, नकारात्मक, बस उसको किस वे में हम लोग लेते हैं वो मायने रखता है। क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग करके हम और स्किल्ड हो सकते हैं, अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं उसमें, इनसे चीज़ें सीख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उनको। ठीक है। अपने आप को और निखार सकते हैं, किसी कार्य में और कार्यकुशल बना दे सकते हैं। ठीक। और इसको लेके सतर्कता भी ज़रूरी है, क्योंकि बेरोज़गारी सिर्फ एक वो नहीं है कि अवधारणा नहीं है, ये भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसको लेके समझने की भी ज़रूरत है। और अभी मतलब हर क्षेत्र में ये लागू नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, अभी सारी पहलुएं हमारे सामने नहीं आई हैं, तो इनको लेके कमिटमेंट करना भी गलत होगा। ठीक। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बेहतर और कार्य संचालन तकनीकी की सहायता के माध्यम से हम एक बहुत प्रभावी टूल बना सकते हैं अपने लिए, जो भारत की विकास यात्रा में एक बेहतर योगदान दे सकती है। क्योंकि भारत जो है आने वाले विश्व में अपने आप को और डेवलप करेगा, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हम बन चुके हैं। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या को, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसे टूल्स होने चाहिए जो हमारे काम को और आसान कर दें और क्रिटिकल ना करें, बेहतर क्रियान्वयन कर सकें, हमारी सुरक्षा और बेहतर हो सके, हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग ये सारे बेहतर हो सकें। तो उनमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये ऑडियो लेक्चर श्रृंखला का ये अंक पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।